हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हमारी आज की क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड है। मतलब पिछले लास्ट वीक में जितने भी जो भी करंट की न्यूज़ थी उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क रिसीव्ड सीओजी एक्स 2020 अवार्ड। माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ये क्या है? ये क्या है कि जैसा आप सबको पता है कि हमारे विश्व में इस समय पे कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। पूरे विश्व परेशान इसमें कोरोना वायरस से। तो उससे संबंधित हमारे इंडिया गवर्नमेंट की ओर से एक हेल्प डेस्क फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, मतलब आर्टिफिशियल हेल्प डेस्क फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसमें हम अपनी क्वेरी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो हमको दे सकती है। मतलब कुल मिला कि यह टू वे कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो इसी हमारे हेल्प डेस्क को यूके के लंदन में आयोजित सीओजी एक्स 2020 अवार्ड फंक्शन में दो कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरी थी? बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी थी पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर अवार्ड। तो इन दो कैटेगरी में हमारे माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क को अवार्ड दिया गया है। अब ये जो सीओजी एक्स कार्यक्रम हुआ है वो किस टाइप के अवार्ड देता है, किनको अवार्ड देता है? तो वो बता दें, एआई बेस्ड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड अवार्ड देता है। ठीक है, तो हमारे जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क को दो अवार्ड मिले। किस किस कैटेगरी में? बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर्स कैटेगरी में। क्लियर बात? तो द अवार्ड वेयर वन बाय, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है, किस कंपनी को दिया है, किस टेक्नोलॉजी को दिया गया है? तो उसका नाम क्या है? जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज। जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज मतलब क्या कि जो ये जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी या फिर जो माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क है वो तीन कंपनियों ने, जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी, माई गवर्नमेंट, माई जीओवी और व्हाट्सएप, इन तीनों ने मिलकर बनाया है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन क्या बनता है कि किस कैटेगरी में दिया जाता है, किस कैटेगरी में दिया जाता है? तो एआई बेस्ड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड अवार्ड है। कौन सा? सीओजी एक्स। किस कैटेगरी में इंडिया को या इंडिया गवर्नमेंट को मिला है? तो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी एंड पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर कैटेगरी में मिला है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि यह जो है अवार्ड, ये जो ऐप है हमारा, ये जो हेल्प डेस्क फैसिलिटी है वह कौन कौन सी कंपनी ने मिलकर बनाया है? तो जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज, व्हाट्सएप और माई जीओवी ने मिलकर बनाया है। क्लियर है बात? किस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये टू वे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो ये चीज हमारे क्वेश्चन बनते हैं इससे माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क रिसीव्ड सीओजी 2020 अवार्ड से। क्लियर? चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का कैंपेन। तो ये कैंपेन जो है दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से चालू किया गया है। कौन सा कैंपेन? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन। तो हु विल ऑर्गेनाइज? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ प्रोजेक्ट। क्लियर? फिर इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? तो इसकी ड्यूरेशन होगी टोटल 17 डेज का, 17 दिन का ड्यूरेशन है, जिसमें 10 जुलाई से 26 जुलाई, 10 जुलाई 2022 26 जुलाई 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पर वर्क होगा। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 31 लाख पौधों का या वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें 31 लाख पौधों में से कितने 20 लाख जो सैंपलिंग होगी किसमें बड़े पेड़ों का होगा, और बाकी जो 11 लाख बच रहे हैं वो किसका होगा? श्रब्स का होगा, छोटे पौधों का या झाड़ियों का होगा। क्लियर? ये नेशनल हाईवे 20 के दिल्ली की जो आईटीओ है उसके रोड के किनारे, नेशनल हाईवे 20 के किनारे ये वृक्षारोपण किया जाएगा। क्लियर है बात? तो प्रोजेक्ट का क्या नाम है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पर्यावरण संबंधित कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया गया है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। कितने दिन का प्रोजेक्ट है? 17 दिन का प्रोजेक्ट है। कब से कब तक चलेगा? 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। कितने पौधे लगाए जाएंगे? 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। किस नेशनल हाईवे के किनारे लगाए जाएंगे? तो ये बता दें, नेशनल हाईवे 20 के किनारे लगाए जाएंगे। क्लियर? उसमें से जो है कितने 20 लाख जो है बड़े वृक्ष होंगे और 11 लाख छोटे झाड़ी टाइप के पौधे होंगे। तो ये था हमारी बात पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डीसीजीआई अप्रूव्ड जाइडस हेल्थ केयर कोविड-19 वैक्सीन फॉर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कोरोना पैंडेमिक है उससे रिलेटेड जो भी वैक्सीन है पूरा विश्व उस पर वर्क कर रहा है। उसमें कुछ अभी जो है जो सफलता है वो भारत के दो कंपनियों को मिली है। पहली है भारत बायोटेक और दूसरी कौन सी है? जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इसके पहले जो है भारत बायोटेक ने क्या किया?
डीजीसीआई से परमिशन ली ह्यूमन ट्रायल के लिए, फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली जाइडस कंपनी को, जाइडस कैडिला को भी ये परमिशन मिल गई है। किसके लिए? ह्यूमन ट्रायल के लिए। इसमें 3 फेजेस होंगे, उसमें पहले 2 फेजेस की परमिशन मिली है, थर्ड फेज की परमिशन अभी नहीं मिली है। क्लियर। अब बात करते हैं डीजीसीआई की, डीसीजीआई की। तो डीसीजीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई स्टैंड्स फॉर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, ये काम क्या करती है? ये जो भी वैक्सीन होती है, जो भी दवाइयां होती हैं, जितने मेडिसिन होते हैं, उनके लाइसेंस और उनको अप्रूवल या टेस्ट के अप्रूवल प्लस उनको लॉन्च करने के अप्रूवल, वो देने का काम किसका होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होता है। क्लियर। अब ये जो जाइडस कैडिला है, जाइडस कैडिला ये कहाँ की कंपनी है? अहमदाबाद की कंपनी है। ठीक है। द वैक्सीन विल बी यूज्ड फॉर ह्यूमन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। मतलब कि अब ये जो है, जो हमारी वैक्सीन है जाइडस की, जाइडस नाम की, वो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए रेडी है। क्लियर। इसके पहले हमने बताया था कि भारत की पहली कौन सी कंपनी थी जो कि ह्यूमन ट्रायल के लिए परीक्षा पा चुकी है? उस वैक्सीन का क्या नाम था? कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। इसको कौन बना रहा है, उस पर वर्क कौन कर रहा है? तो भारत बायोटेक वर्क कर पा रहा है। और किसके कोलैबोरेशन से, किसके साथ में मिलकर कर रहा है? तो वो है कौन सी? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV। तो बायोटेक 2 संस्था ICMR और NIV से मिलकर इस वैक्सीन पर वर्क कर रहा है। और अहमदाबाद बेस्ड जो है जाइडस कैडिला इस वैक्सीन पे काम कर रहा है, जाइडस डी पर कर रहा है। क्लियर। दोनों को ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिल गई है। उम्मीद है 15 अगस्त को तक में ये वैक्सीन यूज करने के लिए आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च एलिमेंट ऐप। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि एम वेंकैया नायडू जी ने एक ऐप लॉन्च किया है। किस नाम से? एलिमेंट नाम का। ये कैसा ऐप है? फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप है। कैसा है ये? सोशल मीडिया ऐप है। ठीक, इंडिजीनियस ऐप है, मतलब कि ऐप है, मतलब यह स्वदेशी ऐप है। ऐप का क्या नाम है? एलिमेंट। ऐप का नाम क्या है? एलिमेंट। किसने लॉन्च किया? एम वेंकैया नायडू। कौन है? उपराष्ट्रपति हैं भारत के। क्लियर। कैसा ऐप है ये? सोशल मीडिया ऐप है। फिर कब लॉन्च किया? तो 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। और ये जो हमारी ऐप है वह 8 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है। क्लियर। अगर आप लोगों को क्लियर दिख ना रहा हो तो आप लोग कृपया जो अपने मोबाइल का या फिर स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको 50% पर सेट कर लीजिए, ताकि चीजें क्लियर डिस्प्ले हो जाए। प्रोजेक्टर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्लियर। तो कौन सी सोशल मीडिया ऐप है? एलिमेंट। किसने लॉन्च किया? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। ऐप का नाम क्या है? एलिमेंट। कब लॉन्च किया? 5 जुलाई। कितनी लैंग्वेज में है? 8 इंडियन लैंग्वेज में है। क्लियर। ये उसका कुछ ये क्या है? इंटरफेस है। चलिए नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज ऐप, ये क्या ऐप है? तो ये किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। कब लॉन्च किया? 4 जुलाई 2020 को। ऐप का नाम क्या है? आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये ऐप काम क्या करेगी? इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प द लोकल डेवलपर्स टू क्रिएट इंडिजिनियस एप्स। तो जो लोकल हमारे डेवलपर हैं, भारतीय डेवलपर हैं, उनको स्वदेशी ऐप को डेवलप करने के लिए क्या करेगा? फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर। अब इसको डेवलप किसने किया? इस ऐप को डेवलप किसने किया है? तो उसको किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग ने मिलकर किया है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि आत्मनिर्भर भारत ऐप को लॉन्च किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। कब किया? 4 जुलाई 2020 को किया। ठीक। ऐप का नाम बता दिया, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। और पर्पस क्या है? तो पर्पस है लोकल डेवलपर को एक स्वदेशी ऐप को डेवलप करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करना। क्लियर। किसकी सहायता से डेवलप किया गया है इस ऐप को? तो बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग, जो कि योजना आयोग की जगह पर वर्क कर रहा है। क्लियर। इसके 2 ट्रैक होंगे, मतलब 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, 2 टाइप्स फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ये ऐप हमारा। कौन कौन से? जो हमारे एग्जिस्टिंग ऐप हैं, इंडियन एग्जिस्टिंग ऐप हैं, उनको प्रमोट करने का और नए इंडियन ऐप को डेवलप करने का। क्लियर। क्या कौन कौन सी फैसिलिटी? पहले से एग्जिस्टिंग जो भी हमारे एग्जिस्टिंग ऐप हैं, इंडियन ऐप है, उनको प्रमोट करने का, और दूसरा नए ऐप को डेवलप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर।
नेक्स्ट है फिट है तो हिट है इंडिया। फिट है तो हिट है इंडिया, ये एक ऐसा वेबिनार था। क्या था ये? वेबिनार मतलब वर्चुअल सेमिनार। इसमें क्या किया गया? इसमें सबसे पहले तो ये जो है यूनियन एचआरडी मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे किरण रिजिजू जी ने इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है इस कैंपेन का? कैंपेन का नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो कोरोना का ये समय चल रहा है, इसमें क्या है, सब लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है। तो जो स्कूली बच्चे हैं उनकी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है, ठीक ना। इसमें क्या है कि एक वेबिनार टॉक क्या किया, ऑर्गेनाइज किया गया था। उस टॉक का क्या नाम था? फिट इंडिया टॉक। फिट इंडिया टॉक, ठीक। ऑर्गेनाइज किया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि फिट, पहली चीज तो जो स्कूली बच्चों के लिए क्या फिट है इंडिया, फिट है तो हिट है इंडिया किनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? वेबिनार किनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? तो चिल्ड्रन ऑफ फॉर स्कूल चिल्ड्रन उनके लिए वो किया गया था, चालू किया गया था। साथ ही उस जो टॉक हुई थी, वेबिनार टॉक हुई थी, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम दिया गया? फिट इंडिया टॉक दिया गया। और किनके हेल्प से ऑर्गेनाइज किया गया? तो एसएआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर? फिट है इंडिया, फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट है संस्कृत साप्ताहिकी। संस्कृत साप्ताहिकी क्या है? ऑल इंडिया रेडियो हैज स्टार्टेड द ब्रॉडकास्ट ऑफ इट्स फर्स्ट एवर न्यूज इन संस्कृत। तो इन्होंने क्या किया है, हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो है उसने एक कार्यक्रम चालू किया है जिसको कि टोटली पूरी तरह से संस्कृत में क्या करता है? प्रसारित करता है। क्लियर? उसका टाइटल क्या दिया गया? उसका टाइटल दिया गया है संस्कृत साप्ताहिकी। ये 20 मिनट का कार्यक्रम होगा और प्रत्येक संडे को 7:30 AM पे क्या होगा? ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। कौन सा कार्यक्रम? संस्कृत साप्ताहिकी। फिर अगला है चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे क्या है? चंबल एक्सप्रेसवे जो है वह एमपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। एमपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि 3 स्टेट को जोड़ेगा आपस में। कौन कौन से? एमपी, यूपी और राजस्थान को जोड़ेगा। क्लियर? तो चलते देखते हैं। तो चंबल एक्सप्रेसवे जो है किसका प्रोजेक्ट है? स्टेट गवर्नमेंट, एमपी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक। प्रोजेक्ट का बजट कितना रखा गया है? टोटल 8200 करोड़, 8200 करोड़ इसका पूरे प्रोजेक्ट का बजट है। और ये बजट के पूरा होने की जो अवधि होगी वह लैंड एक्विजिशन के 2 साल तक होगी। मतलब जब भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा उसके 2 साल के अंदर इसका प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? तो एमपी, यूपी और राजस्थान से होकर गुजरेगी। और बता दें कि यह कितने किलोमीटर, मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी? तो वह है 309 किलोमीटर की डिस्टेंस अपने एमपी में कवर करेगी। फिर बाउंड्रीज बताया कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज को टच करेगी। कहां से? वाया श्योपुर, मुरैना एंड भिंडियारी, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से से, उत्तरी हिस्से से ये होकर गुजरेगी। साथ ही साथ ये जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई के बीच। तो उसमें जो है कनेक्टिविटी भी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ ये जो है दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी आपस में जोड़ेगा। किसको? दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। अब इनको कहां कहां जोड़ेगा? तो बात करें आगरा कानपुर रूट को भिंड में, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मुरैना में और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को राजस्थान में, ठीक। कहां कहां जोड़ेगा? मुरैना, भिंड और राजस्थान में। तो ये है हमारा चंबल एक्सप्रेसवे। किस स्टेट गवर्नमेंट का है? एमपी स्टेट गवर्नमेंट का है। इसका बजट कितना है? 8200 करोड़, ठीक। किस किस राज्य से होकर गुजरेगा? एमपी, यूपी और राजस्थान से। एमपी में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 309 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। सिंधु दर्शन फेस्टिवल में अभी जो ये होता है, ये कहाँ मनाया जाता है? सबसे पहले बता दें कि लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख के नीमू जगह में मनाया जाता है। कहाँ पे? नीमू में मनाया जाता है। और यही क्यों लाइट में आया, प्रकाश में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जब पूजा थी किन्होंने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे क्या किया था? सिंधु दर्शन पूजा में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसका भी ये लाइट में आया है। तो क्वेश्चन बनता है कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नीमू में मनाया जाता है। नीमू कहाँ है? लद्दाख में। किस जिले में लगता है? लेह जिले में। क्लियर? फेस्टिवल का प्लेस क्या होता है? प्लेस होता है सिंधु नदी के तट पर, द बैंक ऑफ इंडस रिवर, ठीक।
बैंक ऑफ इंडस रिवर। कहाँ पे? लद्दाख में। कब मनाया जाता है? ये गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और लगातार अगले 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता है। कौन सा? सिंधु दर्शन फेस्टिवल। इसका एक अन्य नाम भी है, कौन सा? सिंघे कबाब फेस्टिवल। इसको सिंघे कबाब फेस्टिवल भी बोलते हैं, सिंघे कबाब उत्सव भी इसका नाम है। क्लियर? क्या क्वेश्चन बना कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पीएम मोदी ने भी पूजा की थी, इसलिए प्रकाश में आया। कहाँ मनाया जाता है? ये लेह में, सॉरी लद्दाख में मनाया जाता है, लेह जिले के। और किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये बोलेंगे सिंधु नदी के तट पर, बैंक ऑफ रिवर सिंधु। और कब मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंघे कबाब फेस्टिवल। क्लियर? फिर है अगला शेषनाग। आप लोगों ने सभी सुना होगा कि अभी जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उन्होंने एक अचीवमेंट किया, प्राप्त किया है। वो कौन सा था? लॉन्गेस्ट ट्रेन चलाने का, लॉन्गेस्ट ट्रेन इंडिया की। शेषनाग इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन एवर टू रन ऑन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन, उसका क्या नाम था? शेषनाग। टोटल लेंथ कितनी थी? 2.8 किलोमीटर। किस जोन के द्वारा चलाई गई थी? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा चलाई गई थी। और उसको जो एनर्जी थी, पावर जनरेट किया गया था, वो कितने इंजन के द्वारा किया गया था? तो उसमें 4 सेट लगे थे इंजन के, लोकोमोटिव इंजन के, ठीक ना, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन के। कितने सेट लगे थे? 4 सेट लगे थे। और कहाँ कहाँ से गुजरी? वो नागपुर से कोलकाता के बीच, वो सॉरी कोरबा के बीच चली थी। नागपुर से कोरबा के बीच चली थी। कितनी डिस्टेंस थी? 2.8 किलोमीटर लंबी थी। क्या नाम था? शेषनाग नाम था। किस जोन के द्वारा चलाया गया? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा चलाया गया था। क्लियर? अब इसके पहले ये जो शेषनाग है, उसके शेषनाग को चलाने के पहले इंडियन रेलवे ने एक और ट्रेन चलाई थी। उसका क्या नाम दिया था? उसका नाम दिया था एनाकोंडा। एनाकोंडा। इसमें क्या था? इसमें उसकी जो लेंथ थी, एनाकोंडा की लेंथ कितनी थी? 2.0 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी। और उसको जो है 3 इंजन मिलकर चलाए थे। और टोटल कितना वेट लेके हो गई थी? 15,000 टन का वजन ले गई थी। इसको चलाने का केवल एक उद्देश्य है कि समय की बचत और एक बार में ज्यादा से ज्यादा चीजें डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। क्लियर है बात? क्या है शेषनाग, क्या है एनाकोंडा, क्या इसके फैक्ट्स हैं, कितनी लंबाई थी, किस जोन के द्वारा चलाई गई थी, ये उसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं। अगला है शिवालिक फॉरेस्ट। शिवालिक फॉरेस्ट भी अभी प्रकाश में आया है, लाइट में आया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सहारनपुर डिविजनल कमिश्नर है, सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर हैं, उन्होंने शिवालिक फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है। किसके सामने? यूपी गवर्नमेंट के सामने। किसको? शिवालिक रेंज को। शिवालिक रेंज फॉरेस्ट जो है उसको टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है। और अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूसरा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिले में है, और फेमस दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी जिले में है। तो ये 3 पहले से ही, अगर शिवालिक फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाता है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां भी एक और फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व बन जाएगा। कौन सा? शिवालिक टाइगर रिजर्व। क्लियर? इसलिए ये भी लाइट में आया है। चलते हैं नेक्स्ट, पल्स। पल्स क्या है? पल्स एक पेंडेंट है। पल्स एक पेंडेंट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नासा के द्वारा डेवलप किया गया है, नासा के द्वारा बनाया गया है ये पेंडेंट। इसको क्या गले में पहन सकते हैं। साथ ही क्या काम करता है कि जो ये कोरोना से बीमारियां फैल रही, कोरोना बताते हैं कि हाथ को चेहरे को में लगाने से उसके फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उससे हाथ को चेहरे में ना लगने पाए, उससे अलर्ट करने के लिए ये पेंडेंट वर्क किया गया। जैसे ही हमारा हाथ चेहरे के चाहे अनजाने में अगर हाथ हमारे चेहरे के पास आता है तो वो जो पेंडेंट है वो अलार्म चालू कर देगा और हमको उसमें अलर्ट हो जाना होगा। तो ये है पल्स। किसके द्वारा डेवलप किया गया? नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके लिए? प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस से बचाने के लिए किया गया है। ठीक है। और अगर हम इसमें हाथ पास डालते हैं तो क्या करता है? ट्रिगर करता है, बीप की नॉइज करता है, जिससे जो है हम अलर्ट हो जाते हैं। क्या नाम है उसका? पेंडेंट का पल्स। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल अभी प्रकाश में क्यों आया है? क्योंकि जो ईरान गवर्नमेंट है या ईरान ने अभी एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। किसके खिलाफ? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या किया है? ईरान ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और साथ ही साथ इंटरपोल से रिक्वेस्ट किया है कि वो उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करें। रेड नोटिस मतलब किसी बंदे को सर्च करने का नोटिस होता है जो कि इंटरपोल जारी करता है। ठीक, क्यों जारी किया? क्योंकि वहां पे अभी उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक किया था और वहां पे ईरानियन जनरल
कसीम सुलेमानी को उन्होंने वहां पे मार गिराया। ठीक, इसलिए ईरान ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया किसके खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है। क्लियर। और इंटरपोल से रिक्वेस्ट भी किया है किसके लिए? एक रेड नोटिस जारी करने के लिए। इंटरपोल जो है 8 प्रकार के नोटिस जारी कर सकता है। कौन कौन से? रेड नोटिस, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। साथ ही साथ एक इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी जारी करता है। क्लियर है बात। अब देखते हैं कि इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। कब बना था ये बना था 1923 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है। हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ये जो है यूएनओ का हिस्सा नहीं है बल्कि ये क्या? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ यूनियन नेशन सिस्टम, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? अपने आप में स्वतंत्र संस्था है, ना कि वो यूएनओ का हिस्सा है। नेक्स्ट है MAIDS रैंक्ड बेस्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया। MAIDS स्टैंड्स फॉर द मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत कॉलेज आता है, डेंटल कॉलेज है, जिसको सभी डेंटल कॉलेज में यानी 310 डेंटल कॉलेज में इसको फर्स्ट रैंक पे रखा गया है। क्लियर। और ये लगातार 7वें साल, पिछले 7 सालों से ये क्या है? नंबर 1 पे चल रहा है। इसलिए ये प्रकाश में आया है। किसके अंडर में है ये? गवर्नमेंट ऑफ NCT यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंतर्गत है। और कितने कॉलेज इसमें किए हैं कंपेयर? 310। क्लियर है बात। कौन सा कॉलेज है? मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस। फिर आता है RBI ग्रांट्स लाइसेंस टू बैंक ऑफ चाइना। RBI भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। RBI अभी जो है हाल ही में बैंक ऑफ चाइना को भारत में अपनी ब्रांच खोलने की परमिशन दिया है। चाइना को भारत में अपने बैंक की ब्रांच खोलने की परमिशन दिया है। क्लियर। ये जो बैंक है इसके पहले एक और चाइनीज बैंक था। कौन सा? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इसकी भी ब्रांच इंडिया में ओपन हो चुकी है इसके पहले। तो ये दूसरा बैंक है जो कि अपनी ब्रांच इंडिया में खोलने जा रहा है। कौन सा? बैंक ऑफ चाइना। इसके पहले कौन सा बैंक था? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ICBC, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। और इसके अलावा ये जो बैंक ऑफ चाइना है तो साउथ एशिया नहीं है, एशिया के निचला हिस्सा जिसमें अपने इंडिया पाकिस्तान है, तो साउथ एशिया की पहली ब्रांच कहाँ पे ओपन कर चुका है? वो कराची, पाकिस्तान के कराची में 2017 में ओपन किया है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बनता है? RBI ने किस विदेशी बैंक को भारत में अपनी ब्रांच खोलने की परमिशन दिया है? तो बैंक ऑफ चाइना की। चाइना की एक अन्य कंपनी कौन सी थी? ICBC, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जो कि अपनी ब्रांच इंडिया में खोल चुका है। और बैंक ऑफ चाइना की जो पहली ब्रांच है वो किस देश में है खुली है? या किस साउथ एशियन देश में खुली है? तो वो है पाकिस्तान में। कहाँ पे? कराची में। कब खोला? 2017 में खोला। क्लियर है बात। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लासेस। ये थे हमारे पिछले 1 वीक के जो करंट अफेयर्स थे, जो भी हॉट टॉपिक्स थे, उसको हमने डिस्कस किया। उससे रिलेटेड जो भी हमारे छोटे क्वेश्चन बने उसको हमने यहाँ पे शेयर किया। अगले वीक की जो क्लासेस होगी वो नेक्स्ट मंडे को होगी, उसको हम लेकर आएंगे। उससे रिलेटेड जो भी हॉट टॉपिक्स होंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी अन्य वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।